हैं कि वित्त मंत्री का आज क्या पूरा स्केड्यूल रहने वाला है। मिनट टू मिनट उनका पूरा स्केड्यूल आपको बता देते हैं। सुबह 8:30 बजे आवास से नॉर्थ ब्लॉक जाएंगे वित्त मंत्री। इसके बाद आपको बता दें कि नॉर्थ ब्लॉक से अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन रवाना होंगी। राष्ट्रपति भवन से नॉर्थ ब्लॉक अपने मंत्रालय वो पहुंचेंगी। फिर 9 बजे वित्त मंत्रालय में फोटो शूट होगा। इसके बाद 10 बजे संसद भवन में प्रवेश करेंगे वित्त मंत्री। 10:15 बजे का वक्त होगा जब संसद भवन में कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें वो शामिल होंगी। 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये पूरा का पूरा आज का शेड्यूल है जो रहने वाला है। सबसे खास बात यह है कि अगर आप समझने की कोशिश करें इस बजट से जुड़े हुए कई अहम तथ्य तो वो भी आपके लिए जानना जरूरी होता है। देखिए, निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली हैं। आज भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 66 साल पहले ब्रिटिश राज में पेश किया गया था पहला बजट। और आज वित्त मंत्री एक बार फिर से निर्मला सीतारमण की बात करें तो 9वां बजट पेश करने वाली हैं। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विलियम्स ने यहाँ पर इस बजट को उस वक्त तैयार किया था। 7.5 महीने के लिए ये पेश हुआ था। आजाद भारत का पहला बजट और बजट प्रस्तुति का समय और तरीका समय के साथ बदलता रहा और आज हम देखते हैं आकांक्षा किस तरीके से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि बदल चुका है। जाहिर तौर पर देखिए 1998 तक आम बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। ब्रिटिश संसद के समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे इसे पेश किया जाता था। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को हालांकि तोड़ दिया था और उन्होंने भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे बजट को पेश किया और आज आप देखते हैं वही फॉलो हो रहा है। पहले बजट यानी कि 28 फरवरी को पेश किया जाता था। मोदी सरकार ने 2017 में कुछ बदलाव करते हुए इसको तारीख 1 कर दिया, यानी कि 1 फरवरी को अभी पेश किया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी। 1970 में मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उस वक्त इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री बजट पेश किया था। सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ही है। और हम आपको ये 2019 के बाद से ही तस्वीर दिखा रहे हैं 2025 तक, क्योंकि अभी तक 8 बार वो बजट पेश कर चुकी हैं। कब कब उनका कितने मिनट का भाषण रहा है ये आप इस स्क्रीन पर विंडो के जरिए समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से 2019 से लेकर 2025 तक की तस्वीर है। समय भी आप देखिए, पहले 2 घंटे 17 मिनट यहाँ पर वित्त मंत्री बोलती थी जब बजट पेश किया जाता था। उसके बाद 2 घंटे 42 मिनट, उसके बाद 1 घंटे। इस तरीके से धीरे धीरे ये जो समय है कितना होता रहा। और अब हम बात करें तो 2025 में 1 घंटा 14 मिनट। और आज वित्त मंत्री जब बजट को पेश करेंगे आकांक्षा, तो ये देखना होगा कि कितना इस दौरान वित्त मंत्री की तरफ से बोला जाता है, कितनी देर का उनका संबोधन रहता है। जाहिर तौर पर और सबसे अहम तो यही है, पूरे देश की निगाह देखिए इस बजट पर जरूर होती है। महिलाओं की हम खास तौर पर बात करें तो जो गृहिणियां हैं उनको ये उम्मीद रहती है कि उनकी रसोई से जुड़ा आखिर क्या क्या इस बजट में ऐलान होने वाला है। जब कृषि सेक्टर की हम बात करते हैं तो जो अभी फिलहाल इस वक्त योजनाएं कृषि क्षेत्र को लेकर संचालित है उनका विस्तार अगर किया जाता है तो फिर कितना विस्तार होता है, या फिर किसानों के लिए सरकार क्या लेकर आती है। और अभी कई राज्यों में हम नहीं भूल सकते विधानसभा के चुनाव भी है। पिछली बार का बजट हम नहीं भूल सकते, 2 राज्यों पर आधारित रहा था, बिहार और आंध्र। और इस बार ये बजट आखिरकार क्या क्या खास लेकर आने वाला है, सबकी निगाह इसी बात पर है। बिल्कुल आकांक्षा, आपने सही कहा। इस वक्त मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। निखिल खत्री, प्रवक्ता एसपी के सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हर्षल दिवाली जी हैं, विशेषज्ञ हैं, हॉस्पिटलिटी एक्सपर्ट के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले निखिल सर, आप ही के पास आते हुए क्या लगता है आपको कि ये बजट कितना खास होने वाला है? क्योंकि 2025 का हमने बजट देखा था सर, तो मिडिल क्लास को बहुत राहत मिली थी, लेकिन क्या लगता है कि इस बार का बजट भी बड़ी राहत लेकर आएगा? आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी रेवड़ी है सरकार की। आप बताइए, अभी तक जो पिछला बजट लेकर आए थे 24 लाख करोड़ का सरकार पर कर्ज था और हर समय पर सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है। बजट के लिए आदमी जनता कितनी खुश होती है, कुछ ना कुछ आए, कुछ ना कुछ नया आएगा। पर आज तक क्या नया लेकर आए हैं? ये कुछ नहीं नया नहीं लेकर आए हैं। ये व्यापारियों की सरकार है। ये खाली जो हमारे जो इनकी सरकार में जो व्यापारी हैं, खाली ये उनको खुश करना चाह रहे हैं। और आज देखिए इस समय सबसे बड़ी बात लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ पर इंटरप्ट जरूर करना चाहूंगी। पिछले बार मिडिल क्लास को निखिल जी जो उम्मीदें थी, आप देखिए कि टैक्स को लेकर कितनी बड़ी छूट सरकार की तरफ से दी गई थी।
तो आप उसको भी तो खारिज नहीं कर सकते ना निखिल जी। सबसे पहले मैम आप बताइए, मैं समझता हूँ कि अभी तक महंगाई में क्या कमी आई है? कहीं भी महंगाई में कुछ कमी नहीं आई है। आप खाली एक बात कह सकते हैं कि जो हम गाड़ी पर थोड़ी इन्होंने थोड़ी महंगाई कम की थी और इसको छोड़कर मुझे लगता है कुछ क्योंकि आप भी महंगाई समाजवादी कम नहीं पार्टी हुई से तो है। इसीलिए आप एक विजन लेकर अपना आए, एक माइंडसेट लेकर आए और सोचा कि आलोचना आज नहीं, करनी है, नहीं, बजट भले नहीं, 11 बजे आए नहीं, लेकिन हमने नहीं, शुरुआत सुबह से कर बिल्कुल दी है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कम से कम ये संडे को बजट लेकर और संडे को ये इस मारे बजट लेकर आए, कम से कम सरकार ये समझे कि ये बजट कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लेकिन एजुकेशन और देखिए हर एक सेक्टर को जरूर उम्मीदें होती हैं बजट से। और अभी भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे प्रीति कुछ देर पहले कि पहले आधारित रहा, कई राज्यों पर खास फोकस रहा और इस वक्त समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता ने कई बातें तो कही हैं, लेकिन यूपी को लेकर क्या खास होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। मैं आपके पास लौट रही हूँ हर्षल, आपका मैं रुक करूंगी। इस बजट से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? इस बजट से सबसे पहले हमें यही उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्टर को एक बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर रोड, रेलवे और एयरपोर्ट की कमी है। इससे ना कि हम सिर्फ टूरिज्म को ही एक पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, इससे हम देश को भी पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा NH हाईवेज बहुत अच्छे बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम करा है नितिन जी ने, पर आशा यही करते हैं कि कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाए और टूरिज्म को थोड़ा और बूस्ट किया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2025 का जो बजट था उसमें ऑलरेडी हमने देखा कि सड़कों के लिए, ब्रिजेस के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, मतलब तमाम उन्होंने एक बड़ा बजट लाया और उसमें अच्छा खासा काम हुआ है, यही कहा जा रहा था 2025 के बजट के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार आपको लगता है कि उससे ज्यादा बजट इसके लिए लाना चाहिए? मैम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछली बार काम नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ अभी भी ऐसी कई सारे मतलब स्थल है जहाँ पर अभी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं वो टायर 3 और टायर 2 सिटीज हैं, जहाँ पर अभी भी रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है, अभी भी है, और जहाँ पे अभी कनेक्टिविटी शायद नहीं है। इससे हम अपना टूरिज्म का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम आज के टाइम के ऊपर देखें तो इंडिया को सबसे ज़्यादा जो एक हिट हो रहा है कंपटीशन जिसे कह सकते हैं, वो विदेशी पर्यटक स्थलों से हो रहा है, जैसे कि वियतनाम है, थाईलैंड है, दुबई है, जो कि बहुत ही सस्ते में एक हमारे को एक बेटर ऑफर देते हैं वेकेशंस के लिए। तो मैक्सिमम जो हमारा धन है वो विदेशी इन पर्यटक स्थलों के ऊपर जा रहा है। तो हमारी यही है कि अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर टूरिज्म के ऊपर अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो हम बेटर रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आजकल के टाइम के ऊपर जो हम चीज़ें देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो घूमने वाले व्यक्ति हो रहे हैं वो है यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो कि यंग जनरेशन्स हैं। तो उनमें से वो 60% लोन लेते हैं, जिनमें से 38% वो केवल टूरिज्म के ऊपर लगाते हैं, घूमने के ऊपर लगाते हैं। तो आप देखिए, अगर हम यही कोशिश करें कि उनका धन सिर्फ भारत के ऊपर लगे, भारत के टूरिज्म के ऊपर लगे, तो हम और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर टूरिज्म का भी जिक्र किया, इसलिए ये सवाल भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जैसे कि जो राज्य हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं, जैसे हम देख लेते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म है। तो क्या लगता है उनको लेकर थोड़ा सा बजट बड़ा होना चाहिए इस बार, उनको वहाँ पर ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैम। आज के टाइम के ऊपर अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे धाम बन चुके हैं और बनने की कगार पर हैं। मैं कुछ धामों की बात करूं तो मुक्तेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम है, जागेश्वर धाम है, ये कैंची धाम है जो आज के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आकर्षित कर रहा है लोगों को अपने पास आने से। तो अगर इनके ऊपर सरकार थोड़ा सा और फोकस करे तो हम और बेहतर उत्तराखंड के अंदर तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हर्षल, एक क्वेश्चन, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर में भी आपकी अहम भूमिका ज़रूर है। रियल स्टेट सेक्टर की बात करूं, क्योंकि आप बहुत लोगों से मुलाकात करते हैं और आपके खुद भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी, क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है रियल स्टेट सेक्टर में? सबसे पहले तो आदमी को 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर मकान थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा, तो एक लिविंग बेटर हो सकती है। क्योंकि इस महंगाई के अंदर आज के टाइम के ऊपर किसी को भी घर लेना किसी भी एक टायर 1 सिटी के लिए बहुत टफ हो चुका है। तो होम लोन थोड़े से सस्ते होने चाहिए। इसके अलावा भी सरकार ने पिछली बार स्वयं IH नाम के स्कीम निकाली थी, जिसमें 15,000 करोड़ उन्होंने दिए थे, जिसके अंदर जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे या आने वाले कोई भी और प्रोजेक्ट्स थे उनको एक बूस्ट देने के लिए ये पैसे दिए गए थे। तो ऐसी स्कीम्स और निकाली जाएं जिससे कि कोई रुके हुए फ्लैट्स हैं या कोई भी डेवलपर्स हैं उनको बेनिफिट मिले। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी अर्बन सिटीज़ हैं
जिनके अंदर इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट निकाला था, वो बजट हमें शायद और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी टियर 3 टियर 2 सिटीज हैं जिनको ऐसे बजट्स की जरूरत है, ताकि उन्हें भी बेटर बूस्ट मिले और जहां पे एक डेवलपमेंट और बेटर हो सके। बिल्कुल, अब वो तो तभी पता चलेगा जब बजट पेश किया जाएगा कि किस पर सरकार का ज्यादा फोकस है। निखिल जी, एज अ क्रिटिक्स के तौर पर नहीं, मैं अब आपसे ये चाहती हूँ कि एक आम जनता के तौर पर आप मुझे बताएं कि इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं, सरकार को कहां पर फोकस करना चाहिए? सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हर आदमी को ये उम्मीद है कैसे हेल्थ सेक्टर अच्छा हो। आप समझिए हमारा देश कितना पिछड़ रहा है हेल्थ सेक्टर्स में, और ये जितने बजट लेकर आ रहे हैं आप देख लीजिए, जितना बजट लेकर आए और जितना बजट लेकर आए उसमें अभी तक कितना इन्होंने खर्च किया। मैं आपको बता दूं, मैं मोटा मोटी बस खाली 55 या 62% आज तक जो भी बजट लेकर आए उनका ये खाली खर्च करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और दूसरी बात, आज मैं समझता हूँ कि हर चीज में कम से कम गरीब आदमी की आप प्रति आय, मैं समझता हूँ प्रति आय 2.34 लाख है वैसे, और वो मैं समझता हूँ वो बढ़ गई है। और कम से कम ये सरकार ये तो सुनिश्चित करे कि कैसे एक जो नॉर्मल आदमी है कैसे वो अपना जीवन कैसे थोड़ा सिंपल बनाए। और मैं समझता हूँ ये सरकार का खाली एक ही कहना है कि दाल रोटी खाओ, भगवान के गुण गाओ। ये इसलिए क्योंकि सरकार ये कहती है कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप खाली भगवान पर भरोसा कीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए, पिछली बार हमने देखा बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए काफी ऐलान किए गए थे बजट में, और इस बार चुनावी राज्य कई सारे, और फिर आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो यूपी के लिए आपसे सवाल जरूर बनता है, यूपी के लिए क्या लगता है सरकार क्या क्या लेके आने वाली है? और फिर निखिल खत्री, आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक आम इंसान के लिए आपकी डिमांड क्या है इस बजट से? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बिहार का जो मैं खाली आप ये 1 मिनट लूंगा मैम, जो बिहार का जो विधानसभा बजट था उससे ज्यादा तो अभी तो बिहार सरकार पे कर्जा है। वो क्यों है? क्योंकि जो ये इतने जो मैं कह सकता हूँ जो फ्री की सुविधा लेकर आते हैं उससे ये इतना वित्त खराब हो रहा है। और दूसरी बात, हम यूपी में देखते हैं, हमारे बाबा जी 9 साल से है, आज तक यूपी में कोई मेट्रो कहीं 10 मीटर बढ़ी हो, आप बता दीजिए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की फिर आप नहीं भूल सकते, आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। मैं सुरक्षा व्यवस्था को भी, फिर मैं खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, सुरक्षा व्यवस्था और मेरी सहयोगी भी खुद यूपी से होकर ही उत्तराखंड जाती है, तो हम इस बात को नहीं भूल सकते ना। आप सुरक्षा ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल ले लीजिए, आप इन्वेस्टर समिट के जरिए, मुझे तो याद है आकांक्षा की पहले जब मुझे यहाँ दिल्ली से जाना होता था अपने घर ऋषिकेश पूरा क्रॉस करके, मुझे याद है 9 से 10 घंटे लग जाते थे, सड़कों का इतना बुरा हाल था। आज मैं 4 घंटे में पहुंच जाती हूं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में किसने बनाया मैम, आप ये बताइए? क्या ये सरकार ने फीता नहीं काटा है क्या? नहीं, फिर आपके भी तो कार्यकाल में ऐसी कई योजनाएं रही है ना जो पहले से संचालित होकर रही है, उन्हें आपने आगे बढ़ाया। और फ्री बीस का भी आपने जिक्र किया कि इससे बोझ बढ़ता है, तो क्या जब इलेक्शन होते हैं तो समाजवादी पार्टी फ्री बीस का नहीं करती है ऐलान? मैम अब मैं समझता हूँ कि कभी भी समाजवादी पार्टी ने फ्री बीस नहीं किया, पर मैं समझता हूँ इस समय बीजेपी सबसे ज्यादा फ्री बीस कर रही है। और आज अगर हम बजट की बात करें तो 1 मिनट, आने वाले जो इलेक्शन है 2027 में उत्तर प्रदेश में, तो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसा कोई भी ऐलान नहीं करेगी जनता के लिए? मैं समझता हूँ जैसे मतलब भाजपा ऐसे ऐलान कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कहीं ना कहीं देश को बरगला रहा है। दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं मैम, आज मैम उत्तर प्रदेश में सेक्टर क्या हाल है मैम, आप गाजियाबाद नोएडा का लीजिए मैम, क्या हाल है मैम। मैं समझता हूँ कम से कम सरकार को जो आपसे मेरा क्वेश्चन, निखिल जी आपसे मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि आज देश का हर नागरिक उम्मीद लगाकर सरकार से बैठा है, आप हमारे देश के नागरिक हैं, तो जाहिर तौर पर आपकी उम्मीदें होंगी। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया, आपकी डिमांड्स क्या है? आज एक प्रवक्ता के तौर पर अभी ना आप जवाब दीजिए, आप एक आम नागरिक के तौर पर बजट के बाद एज अ प्रवक्ता आप बता सकते हैं, क्योंकि फिर आप बताएंगे कि इतनी कमियां हैं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन अभी एक उम्मीद होती है ना सर। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। समाज लोग हमेशा बिल्कुल बहुत सिंपल लोग रहे हैं मैम। हम तो खाली एक समझते हैं कि सरकार कम से कम जितनी महंगाई है उसको थोड़ा बहुत ऐसा कुछ रूल लेकर आए कि कैसे महंगाई कम हो और कैसे प्रति व्यक्ति की जो आय है मैम उसमें कैसे वृद्धि ना आए। और मैं दूसरी बात मैं आपसे खाली एक बात करना चाहता हूँ कि जो सरकार जो बजट ला रही है, तो मैम कम से कम इतना ये एक ऐसा बजट लेकर आए जिससे एक जो नॉर्मल आदमी एक मिडिल क्लास में कम से कम खुश हो जाए कि हाँ भाई महंगाई कहीं ना कहीं से कम हुई है और कुछ ना कुछ वो अपने परिवार के साथ साथ एक खुशहाल जीवन जी सकता है। जाहिर तौर पर देखिए, बजट को लेकर चाहे वो आम नागरिक है, देश का हर नागरिक देखिए बहुत सारी उम्मीदें जरूर लगाकर रखता है। और आज अब से कुछ ही घंटे बाद, क्योंकि 11 बजे का वो वक्त होगा जब देश का बजट पेश होगा, इस बजट में क्या क्या खास होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीति, बिल्कुल देखना होगा कि किन सेक्टर्स पर सरकार का फोकस रहता है, युवाओं के लिए क्या ऐलान किया जाता है, किसानों के लिए क्या खास रहता है, हेल्थ सेक्टर पर सरकार का कितना फोकस होता है, और सबसे बड़ा जो हम कह रहे हैं कि अगर देश को बदलना है आकांक्षा, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करना होगा।